नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉलिड स्टेट का चौथा लेक्चर, और इस चौथे लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, यानी सॉलिड का चुंबकीय गुण। ये बहुत ही शानदार गुण है और इससे ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव दोनों आते हैं। ठीक है, चलिए तो इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं और डिटेल देखते हैं कि कैसे इसको समझ सकते हैं और यहाँ इसमें से कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, देखिए तो सॉलिड का जो चुंबकीय गुण है ये स्पेशल गुण है, और सॉलिड का चुंबकीय गुण 5 प्रकार का होता है। 5 प्रकार में आज हम लोग डिस्कस करेंगे केवल 3 ही, और बाकी 2 अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ताकि छोटा लेक्चर हो सके। देखिए कौन कौन सा प्रॉपर्टी है। पहला है डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी, यानी इसको हम डायामैग्नेटिक सब्सटेंस या डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी कर सकते हैं। पारामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, डायामैग्नेटिक को शायद प्रतिचुंबकीय कहते हैं, पारा को अनुचुंबकीय और फेरो को लौ चुंबकीय कहते हैं। ठीक है, आइए पहले 1 बाय 1 इसका डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद हम और डिटेल समझने का प्रयास करेंगे। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है? डायामैग्नेटिक सब्सटेंस यह चुंबकीय क्षेत्र में, मतलब ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में कम प्रबलता से विकर्षित होते हैं, मतलब दूर जाते हैं, चुंबक से दूर जाते हैं। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र का मतलब जहाँ चुंबक हो। ठीक है, तो याद रखिएगा कि डायामैग्नेटिक पदार्थ वैसे पदार्थ होते हैं जो चुंबक से दूर भागना चाहते हैं, दूर जाते हैं, यानी दूर चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं, और वो भी वीकली, मतलब ज़्यादा तेज़ी से दूर नहीं भागते हैं, हल्का हल्का दूर भागते हैं। जैसे मान लो ये चुंबक है, ये मैग्नेट है। क्या है जी? ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, और ये मैग्नेट के सामने एक कोई छोटा सा ये पदार्थ रखा गया है। देखिए ध्यान से, ये गोल वाला ये पदार्थ इस चुंबक से दूर भाग रहा है, प्रतिकर्षित हो रहा है, रिपेल हो रहा है। तो ये पदार्थ जो होगा ये डायामैग्नेटिक होगा। और कैसे रिपेल होगा? वीकली मतलब कमज़ोर। ठीक है, अच्छा ऐसे जो पदार्थ होते हैं इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होती है। ठीक है, मतलब डायामैग्नेटिक जितने भी पदार्थ होते हैं उसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड का मतलब होता है उसके आखिरी सेल में इलेक्ट्रॉन जो होगा वो अनपेयर्ड नहीं होगा, मतलब जोड़ा में नहीं होगा। ठीक है, जोड़ा में नहीं होगा, जोड़ा में होगा। ठीक है, मतलब अनपेयर्ड का मतलब होता है सिंगल। ठीक है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं, अर्थात उसमें सभी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डबल होते हैं। ठीक है, और जैसे इनका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होगा तो इनका मैग्नेटिक मोमेंट भी जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब होता है कि यहाँ पे 0 छूट गया है, 0। ठीक है, तो जो इनका मैग्नेटिक मोमेंट होगा, आगे चल के मैग्नेटिक मोमेंट निकालना सिखाएंगे, वो भी क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 होगा। अच्छा, कौन कौन से पदार्थ डायामैग्नेटिक होते हैं उसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए। यहाँ पे जगह है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, जैसे अगर हम आयन की बात करें या धातु की बात करें तो एफ नहीं ले लीजिए, यहाँ पे जिंक +2 जो है ये डायामैग्नेटिक है। एस्केंडियम +3 भी डायामैग्नेटिक है ना। टाइटेनियम +4 भी डायामैग्नेटिक है। तो ऐसे कुछ आयंस है या सॉलिड हैं जो ये डायामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। अच्छा, इसे कैसे डायामैग्नेटिक नेचर का पहचानेंगे? जब इनका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो इनके ऑर्बिटल में, आखिरी ऑर्बिटल में आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होगा 0 मिलने का, यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं होंगे, सब डबल होंगे। ठीक है, अच्छा कंपाउंड में जैसे आप NaCl जो है ये डायामैग्नेटिक नेचर का होता है। ये कैसे डायामैग्नेटिक होता है ये भी आगे चल कर समझाएंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं N2O जो होगा वो भी डायामैग्नेटिक होगा, ये सब डायामैग्नेटिक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं पारामैग्नेटिक। पारामैग्नेटिक वैसे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में या चुंबक के सामने रखने पर वो हल्का या दुर्बलता से आकर्षित होता है। दुर्बलता मतलब वीकली अट्रैक्ट होते हैं। ये चुंबक रहा, ये पदार्थ है, अगर ये चुंबक की तरफ खिंचा रहा है और वो भी वीकली हल्का फुल्का खिंचा रहा है तो ऐसे पदार्थ को हम पारामैग्नेटिक बोलेंगे। ठीक है, याद रखिएगा पारामैग्नेटिक पदार्थ जो होते हैं इनके आखिरी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिंगल इलेक्ट्रॉन होने के कारण ही ये पारामैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, और जब सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा मतलब
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा यानी जीरो नहीं होता है, जीरो नहीं होने का मतलब उसमें कुछ होगा। तो जब इनका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनमें होगा तो इनका मैग्नेटिक मोमेंट भी कुछ ना कुछ होगा, ठीक है, क्योंकि जो मैग्नेटिक मोमेंट निकलता है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से ही निकलता है, ठीक है, बात समझ में रहे। तो याद रखिएगा कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो नहीं होता है, मतलब कुछ ना कुछ होता है। इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी जीरो नहीं होता है, कुछ ना कुछ होता है, ठीक है। अच्छा, इसका क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका एग्जाम्पल, जैसे Fe+2 ले सकते हैं, ये पारामैग्नेटिक होगा, ठीक है। Scandium+2 ले सकते हैं, ये पारामैग्नेटिक होगा, ETC कर सकते हैं। अच्छा, अगर कंपाउंड में बात करें तो TiO टाइटेनियम ऑक्साइड ले सकते हैं, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड ले सकते हैं, ये हो सकता है, या ये और भी ले सकते हैं, जैसे VO ले सकते हैं, वेनेडियम ऑक्साइड, ETC, ये सब जो है ये पदार्थ जो है ये पारामैग्नेटिक है, ठीक है। तीसरा जो है वो है फेरोमैग्नेटिक। अच्छा, फेरोमैग्नेटिक इन दोनों से थोड़ा अलग है। फेरोमैग्नेटिक भी चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होता है, मतलब चुंबक के सामने रखने पर फेरोमैग्नेटिक जो पदार्थ होते हैं, जैसे मान लो ये चुंबक है, इनके सामने आप कोई फेरोमैग्नेटिक पदार्थ रखेंगे तो वो आकर्षित होगा, लेकिन वीकली नहीं, स्ट्रांगली, एकदम जल्दी जल्दी आकर्षित होगा, समझ में आया। तो ये याद रखिएगा कि फेरोमैग्नेटिक जो पदार्थ होते हैं वो चुंबकीय क्षेत्र में ज़्यादा प्रबलता से आकर्षित होते हैं, ठीक है, समझ में आया। और जो फेरोमैग्नेटिक पदार्थ होते हैं, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, ये बात याद रखिएगा। पारामैग्नेटिक में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन इससे ज़्यादा इसमें होता है अनपेयर्ड, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। और सिंगल इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी तो याद रखिएगा इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी ज़्यादा होगा, ठीक है। एक और बात, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ में अस्थायी चुंबकीय का गुण पाया जाता है। अस्थायी चुंबकीय गुण का मतलब होगा कि आप इन चुंबक के सामने अगर फेरोमैग्नेटिक पदार्थ को रखते हैं तो उसमें चुंबक जैसा व्यवहार हो जाएगा, मतलब इसमें चुंबक जैसा गुण आ जाएगा, और जब इसमें किसी दूसरे पदार्थ को सटाइएगा तो सट जाएगा, ठीक है। ये फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है, ये चुंबक है, और जब इसको चुंबक के सामने रखेंगे तो ये इस फेरोमैग्नेटिक पदार्थ में चुंबकीय गुण आ जाएगा, और इसमें किसी दूसरे पदार्थ को सटाइएगा तो इसमें सट जाएगा, ठीक है। अच्छा, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ यहाँ पे लिखे हैं, ये चुंबक है, ये फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है, और देखिए काफ़ी तेज़ी से आकर्षित हो रहा है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहा है। अच्छा, कौन कौन से जो पदार्थ होते हैं वो फेरोमैग्नेटिक होते हैं, याद रखिएगा। लोहा जो होता है फेरोमैग्नेटिक होता है, कोबाल्ट जो होता है फेरोमैग्नेटिक होता है, निकेल जो होता है फेरोमैग्नेटिक होता है, गैडमियम फेरोमैग्नेटिक होता है, और एक और याद रखिएगा क्रोमियम ऑक्साइड। ये 5 पदार्थ आप याद रखिएगा, ये पांचों फेरोमैग्नेटिक होते हैं, और इन्हीं से एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। कह देगा कि निम्न में से कौन फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है, ठीक है। तो आप इनको नोट कर सकते हैं अच्छा से, और हम अब समझाने वाले हैं कि आप कैसे पहचानेंगे कि ये डाया है, आप कैसे पहचानेंगे ये पारा है, और ये कैसे फेरो है, ठीक है। चलिए तो नोट कर लीजिए, इसे मिटा दे। भाषा आप नोट कर लीजिए पूरा अच्छा तरीक़ा से। चलिए भाषा को मिटाते हैं, क्योंकि अब भाषा की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, ठीक है। दिल कहता है चल उनसे मिलते ही कदम रुक जाते हैं, कभी दिल हमको। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखेंगे कि ये कैसे अपाचा, जैसे Zn+2 जो है इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आप लिखना जानते होंगे, आर्गन 4s3d होता है, ठीक है। तो इसमें 2 होता है, इसमें 18, 18 2 20, नहीं ऐसे होता है 3d 4s, तो इसमें 2, 18 2 20, 10 इसमें 30 हो गया। 2 चार्ज है तो 2 निकाल देते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख लीजिएगा, इसी चैनल पर आपको मिलेगा। तो ये हो जाएगा आर्गन 3d10, अब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएगा तो 4s 0 हो जाएगा। अच्छा, डी जो है Zn+2 का आखिरी ऑर्बिटल है, इसमें डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो जब इनका आप ऑर्बिटल खोलिएगा, हम दिखा देते हैं,
आप जब इनका ऑर्बिटल खोलिएगा, डी के लिए 5 ऑर्बिटल बनते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। आप पाँचों में जब ऑर्बिटल 10 इलेक्ट्रॉन भरिएगा तो दोनों एक पल एक हो करके भरेंगे, 1 2 3 4 5, अब फिर दोहराएंगे 6 7 8 9 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए डी ऑर्बिटल में, आखिरी ऑर्बिटल यही है। तो ध्यान से देखिए कि जिंक +2 के आखिरी ऑर्बिटल में सब जगह पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। पेयर्ड का मतलब होता है जोड़ा में है, एक भी सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए बोले कि ऑन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, मतलब एक भी सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। अच्छा, इनका मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालेंगे? मैग्नेटिक मोमेंट को हम ना म्यू से सूचित करते हैं, और ये होता है √n × n+2 ऐसे होता है, ठीक है। अच्छा, लाइट कटा हुआ है, थोड़ा सा रुक जाइए। तो ये जब यहाँ पे रखिएगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे ऑन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो ऑन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के संख्या को ही n बोलते हैं, ठीक है। n मतलब ऑन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ऑन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो 0 × 0+2 अर्थात 0। तो अगर ऑन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 आएगा, देख सकते हैं आप, ठीक है। वैसे ही आप पैरामैग्नेटिक पदार्थ का किसी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालिएगा इसमें से, तो इसके आखिरी ऑर्बिटल में ऑन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा। आपको दिखा देते हैं, जैसे Fe+2 का आप निकाल सकते हैं। इसकी एटॉमिक नंबर 26 होती है, आर्गन 3d4s, तो इसमें 2 18 और 2 20 और 6 26 और 2 चार्ज है तो 2 घटा देंगे, तो ये आर्गन 3d6, ठीक है। तो D में 6 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, D का हम अगर ऑर्बिटल बनाएं तो 1 2 3 4 5 हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन को भरिए, पहले एक हो करके भरेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। ध्यान से देखिए, इसमें 4 सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं थे लेकिन इसमें आ गए, तो इसमें ऑन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है, ठीक है। यानी n का मान 4 आ गया। जब n का मान कुछ आएगा तो जाहिर सी बात है कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि इसमें ऑन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें नहीं होते हैं, ठीक है। अच्छा, कंपाउंड को आप कैसे पहचानेंगे कि ये डाया है, पारा है, इसके लिए अभी बताते हैं। पहले इसे आप नोट करना चाहें तो कर लीजिए, थोड़ा लाइट का इशू है, देख लेते हैं, थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम थी। अच्छा देखिए, पारा और डाया पहचानने के लिए, मतलब अगर आपको आयंस का पारा डाया पहचानना है तो बस आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख जाइए, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट वाले ऑर्बिटल में आप ऑन पेयर्ड और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख लीजिए। अगर इलेक्ट्रॉन सभी जोड़ा में है लास्ट वाले ऑर्बिटल में तो वो डाया होगा। इलेक्ट्रॉन अगर जोड़ा में एक भी नहीं है, एक भी सिंगल इलेक्ट्रॉन आपको मिल गया तो वो पारा होगा, ठीक है। और इसके मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला ये रहा, n × n+2, ठीक है। चलिए, अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि हमको सीखना है कि कंपाउंड को कैसे आप पहचान सकते हैं कि पारा है कि डाया है। अच्छा, ये चीज़ आप डी ब्लॉक में भी पढ़ेंगे। आप डी ब्लॉक जब 12th में पढ़ेंगे, तो वहाँ भी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या पारा डाया पहचानने के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर कंपाउंड का निकालना है, कंपाउंड का मतलब होता है आपको यौगिकों का निकालना है कि वो पारा है कि नहीं है। अगर उसका निकालना है तो आपको एक ट्रिक बताते हैं, छोटा सा ट्रिक है, ट्रिक नहीं आप फार्मूला कह सकते हैं। आप ना TVE निकालिए। जिस कंपाउंड का चेक करना है कि वो पारा है कि डाया है, तो आपको TVE निकालना है। TVE का मतलब होता है टोटल वायलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल संयोजी इलेक्ट्रॉन। मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है किसी तत्व के आखिरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। आप 12th में आ गए हैं तो इतना तो पता ही होगा कि कैसे निकालेंगे। चलिए, अगर TVE निकालें, ठीक, तो 2 केसेज हो सकते हैं इसमें, ठीक है। हो सकता है कि आप टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालें और वो सम आ गया, सम का मतलब इवेन नंबर आ गया, हो सकता है भाई। अगर सम संख्या आ गया तो वो पदार्थ डायामैग्नेटिक है, ठीक है, यानी प्रतिचुंबकीय है। और यदि विषम संख्या आ गया, विषम संख्या आप समझ रहे हैं ना, 1 3 5 7 ये वाला, ऑड नंबर अगर आ गया तो वो पारामैग्नेटिक है। कैसा है? पारामैग्नेटिक। ये बहुत खतरनाक ट्रिक है, आप इसे याद रखिए क्योंकि बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। ये टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आइए आपको निकाल के दिखाते हैं कि NaCl डाया क्यों है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम NaCl लिए तो इसका हम TVE निकालेंगे, ठीक है।
टीबी का मतलब होता है जितने भी इसमें परमाणु हैं या तत्व हैं उनका आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जोड़िए। सोडियम के आखिरी में 1 होता है और क्लोरीन के आखिरी में 7 होता है, दोनों को जोड़िए, 7 1 8, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 आया। 8 एक सम संख्या है कि नहीं है, ध्यान से देखिए यहाँ पे 8 एक सम संख्या है, और जब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन सम आए तो वो डायामैग्नेटिक, तो यानी ये कौची है, डायामैग्नेटिक है, ठीक है। अच्छा वैसे ही आप N2O का निकाल सकते हैं, इसका TBE निकालिए, पता कीजिए डाया है कि पारा है। अच्छा नाइट्रोजन के आखिरी में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, टोटल 7 होते हैं, लेकिन पहला कक्षा में 2, दूसरा में 5 जाता है, तो आखिरी में 5 और 2 गो नाइट्रोजन है तो दोनों के लिए 10, तो 2 के लिए 10। ऑक्सीजन के आखिरी में 6 होता है, तो 10 और 6 16, 16 एक सम संख्या है, सम होने के कारण ये डाया होगा, आप देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, सम संख्या होने के कारण डाया होगा। अच्छा वही हम अगर दूसरे किसी का पता करें, किसी का ले लीजिए, जैसे कॉपर ऑक्साइड का आप ले लीजिए, ये कॉपर ऑक्साइड का ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 लेना है, यहाँ पे TBE निकाल रहे हैं, तो TB कॉपर का 1, ऑक्सीजन का 6, ठीक है, तो 6 1 7, 7 एक जो होता है ये विषम संख्या है, कौन सी है, विषम, ये विषम है इसीलिए ये पारामैग्नेटिक है, ठीक है। तो सम आए तो डाया और विषम आए तो पारा, आप इसे नोट कर सकते हैं, बहुत अच्छा आपके लिए ट्रिक है किसी कंपाउंड यानी किसी यौगिक का पारा और डाया पहचानने के लिए, ठीक है। चलो तो यहाँ पे पारा और डाया हम अच्छा से समाप्त किए, अब ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। और रही बात की वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसी चैनल पर हम सिखाए हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आप पीछे चैनल को विजिट कर सकते हैं, ठीक है, या D ब्लॉक का इंतज़ार कीजिए, राइट। चलिए मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं फेरो पर। फेरो के ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं है, फेरो मैग्नेटिक के बहुत कम एग्जाम्पल है। ये रहा, आप अगर इतना याद कर लेते हैं, ये 5 आप याद कर लेते हैं तो शायद आपका काम हो जाएगा बोर्ड के लिए, ठीक है। लोहा, कोबाल्ट, गैडमियम, निकेल और क्रोमियम ऑक्साइड, इसे आप याद कर सकते हैं ऐसे, फिर कोई गुस्सा नहीं करेगा, फिर कोई गुस्सा नहीं करेगा। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप इन फेरोमैग्नेटिक पदार्थ को याद कर सकते हैं। इससे ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा सकता है पारामैग्नेटिक पदार्थ क्या है, डायामैग्नेटिक क्या है या फेरो क्या है, तीनों का परिभाषा पूछा जा सकता है। साथ ही आप ऑब्जेक्टिव इससे पूछ सकते हैं कौन पारा है, कौन डाया है, कौन फेरो है, आपसे ऐसे पूछे जा सकते हैं। अच्छा फेरोमैग्नेटिक पदार्थ से क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा आते हैं बोर्ड में, ठीक है, तो आप पढ़ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगला वीडियो में, ठीक है, बाय।